नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर जून 2026 में आयोजित होना था, जो कि अभी हाल ही में सीसीएसयू यूनिवर्सिटी में आयोजित कराया गया है। ऐसे विद्यार्थी जो चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय से हैं, वो सभी लोग अपनी आंसर की चेक कर लेंगे जिनका पेपर हो गया है। बाकी जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम ओएमआर सीट पर होना है, जिनके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न पूछे जाने हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चन पेपर रामबाण होगा। इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप सबको पता लगेगा कि 2026 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और इस क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन है और 75 प्रश्न में से ये मानकर चलेगा कि 30 से 40 क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। तो आप सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न पत्र। जैसा कि जहाँ पर ओएमआर पेपर होने वाले हैं, उन विश्वविद्यालय के नाम बता दूं। अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से अगर आप हैं, इंपॉर्टेंट है। CSJMU यूनिवर्सिटी, मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय, MJPRU बरेली विश्वविद्यालय, BU झांसी और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, यहाँ पर पेपर ऑब्जेक्टिव मोड में इस समय स्टार्ट हो चुके हैं और सबके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और सॉल्व करते हैं इस प्रश्न पत्र को। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, जिसमें क्वेश्चन है कि मनुष्यों में एक अवशेषी अंग है। तो मनुष्य में एक अवशेषी अंग जो पूछा गया था, ये है निकटेटिंग झिल्ली, निकटेटिंग मेम्ब्रेन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या होता है? ये आंखों के कोनों में पाया जाने वाला एक अवशेषी अंग है, एक प्रकार का डिजिटल अंग है, जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। ओके, प्रश्न नंबर 2, ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त ऊतक में कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत की गई प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को एपीमॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्षतिग्रस्त ऊतकों में जो कोशिका विभाजन द्वारा मरम्मत और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है, उसको क्या कहते हैं? एपोमॉर्फोसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, इसमें क्वेश्चन है कि एक प्राइमरी oocyte में आमतौर पर कितने परिपक्व अंडे बनते हैं? तो टोटल परिपक्व अंडे की संख्या कितनी है? तो 1 है, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। oogenesis के दौरान एक प्राइमरी oocyte के केवल एक परिपक्व अंडा यानी ओवम और ध्रुवीय पिंड पोलर बॉडीज बनते हैं। प्रश्न नंबर 4 और चौथा क्वेश्चन, जिसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्जनन को माफ कीजिएगा, कौन सा पुनर्जनन की विशेषता नहीं है? तो पुनर्जनन की विशेषता में से पूछा गया नहीं है। पहला है कि यह एक प्रकार का प्रजनन है, तो ये पुनर्जनन की विशेषता है, बी ऑप्शन। और इसमें दिया गया है कि इनमें शरीर में किसी अंग का एक नए जीवन का विकास होता है, ये भी पुनर्जनन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ यह प्रकार का लैंगिक प्रजनन है, ये पुनर्जनन से संबंधित सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सम्मिलित इसमें नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि यह उम्र बढ़ने की पहचान है। उम्र बढ़ने की पहचान में कौन से पहलू सम्मिलित हैं, ये आपको बताना है। तो पहला, ऑक्सीजन की खपत और बढ़ोतरी, तो ये उम्र से संबंधित नहीं है। एल्बोनिज्म की बढ़ोतरी, ये भी इससे संबंधित नहीं है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बढ़ोतरी, ये भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कमी, ये दर्शाता है उम्र बढ़ने की पहचान को। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6 और इसमें पूछा गया है कि इसमें उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इससे उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से जाना जाता है, प्यूटेटरी या थाइमस को, थायराइड या फिर एड्रिनल। तो इसमें आपका थाइमस सही उत्तर हो जाएगा। थाइमस को उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से जानते हैं। थामस ग्रंथि उम्र के साथ छोटी होती जाती है और इसे अक्सर बुढ़ापे में जैविक घड़ी भी कहा जाता है, और इसको उम्र बढ़ने की घड़ी के नाम से भी जानते हैं और जैविक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? चलिए, तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 7वां क्वेश्चन, जिसमें है कि अपक्षयी परिवर्तन किसके दौरान होते हैं? डिजेनरेटिव चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग, उम्र बढ़ने के दौरान, या बी है केवल कायांतरण के दौरान, सी है उम्र बढ़ने और कायांतरण दोनों में। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उम्र बढ़ने और कायांतरण दोनों में अपक्षयी परिवर्तन क्या होता है? अपक्षयी परिवर्तन के दौरान उम्र बढ़ने और कायांतरण दोनों सम्मिलित हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन, जिसमें कौन सा प्रकार बिना भौगोलिक अवरोध के नई प्रजाति बनाता है? तो बिना भौगोलिक अवरोध के जो नई प्रजाति बनाता है वो है आपका
सैम्पेट्रिक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न में आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, और 9 नंबर क्वेश्चन में जिसमें है एलोपैट्रिक प्रजातिकरण किस कारण होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। जिसमें पहला यांत्रिक पृथक्करण, तो क्या यांत्रिक पृथक्करण इसमें सम्मिलित है? बिल्कुल नहीं होगा। मौसमी पृथक्करण नहीं है, भौगोलिक पृथक्करण इसमें सम्मिलित है। जियोग्राफिक आइसोलेशन, ये एलोपैट्रिक प्रजातिकरण के कारण क्या होता है? भौगोलिक पृथक्करण होता है। और एलोपैट्रिक प्रजातिकरण का मुख्य कारण भौगोलिक अलगाव, जैसे पहाड़ या नदी होता है। क्लियर है? तो 9 नंबर में ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था नर और मादा गेमेट्स बनने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो नर और मादा के गैमेट्स बनने की जैविक प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 11 जिसमें है होम्योबॉक्स जीन किसके लिए कोड करते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होम्यो जीन बॉक्स की बात हो रही है। तो होम्यो जीन बॉक्स जो हैं ये एक प्रकार के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा, जिसमें क्वेश्चन आया हुआ है होम्यो बॉक्स जीन पहली बार किसमें खोजे गए थे? तो होम्यो बॉक्स जीन की बात हो रही है, तो ये पहली बार जो खोजे गए थे ये किसमें? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला एक प्रकार की मक्खी है जिसमें ये खोजे गए थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 13, और इसमें ओव्यूलेशन के लिए उत्तरदायी हार्मोन पूछा गया है। तो ओव्यूलेशन के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो एलएच हार्मोन है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 14, और 14 नंबर प्रश्न में है मोनोपॉज का अर्थ है। क्या पूछा गया है? ध्यान दीजिएगा, मोनोपॉज का अर्थ इनमें से पूछा गया है कि मोनोपॉज का अर्थ क्या होता है? तो मोनोपॉज का अर्थ होता है मासिक धर्म अस्थाई अंत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसे रोजो निवृत्ति की भी कहते हैं, और इसका अर्थ होता है मासिक धर्म का अस्थायी रूप से बंद हो जाना। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 15, और 15 नंबर प्रश्न में है कि कोशिकाओं में कौन सी परतें जोना ग्रेनुलोसा बनती हैं? तो ये जो बनती हैं ये दोस्तों फॉलिक्यूलर कोशिकाएं होती हैं। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी। 15 नंबर का ऑप्शन डी जिन्होंने लगाया उनको सही नंबर मिलेगा। प्रश्न नंबर 16 जिसमें प्रश्न आया हुआ है कि उभयचर में आंख का विकास किसमें होता है? द आई इन एम्फीबियस डेवलप फॉर्म, नोटोकार्ड, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या फिर मीसोडर्म। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्टोडर्म में होता है। ठीक है, उभयचर में आंख का विकास किसमें होता है? तो एक्टोडर्म में होता है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 17, इसमें क्वेश्चन है कि एपिकल एक्टोडर्म रिज AER महत्वपूर्ण है। तो ये महत्वपूर्ण है ग्रोथ और लिम्ब इन लेंथ। ओके, यानी कि अंग की लंबाई और वृद्धि के लिए, ग्रोथ ऑफ लिम्ब इन लेंथ। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, और जिसमें क्वेश्चन है कि लिम्ब बर्ड आर फॉर्मेड फ्रॉम, लिम्ब बर्ड किससे बनते हैं? लिम्ब बर्ड किससे बनते हैं? केवल एक्टोडर्म से, एक्टोडर्म से ढका मीसोडर्म, एंडोडर्म या न्यूरल ऊतक। तो इस क्वेश्चन में जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्टोडर्म से ढका मीसोडर्म। 18 नंबर प्रश्न में ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 19 जिसमें है कि फेट मैपिंग समझाने में सहायक है। फेट मैपिंग इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड, जिसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, जिसमें पहला ऑप्शन आपका दिया गया है फोटोसिंथेटिक प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण, ये इसमें होगा नहीं। मेटाबॉलिज्म, इसमें अंग निर्माण प्रक्रिया सम्मिलित है। क्या हो जाएगा? अंग निर्माण प्रक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। फैट मैपिंग समझाने में सहायता है अंग निर्माण की प्रक्रिया में। प्रश्न नंबर 20 जिसमें क्वेश्चन है कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज कॉज्ड बाय, यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन किसमें होता है? तो ये दोस्तों किसमें होता है? ये होता है समावेशन और या विलोपन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 21 जिसमें जो रसायन उत्परिवर्तन कराते हैं कहलाते हैं। तो यहाँ पर रसायन की बात हो रही है, जो रसायन उत्परिवर्तन कराते हैं उनको क्या कहते हैं? तो इनको दोस्तों याद रखेंगे, उनको कहा जाता है म्यूटाजेन। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 22 जिसमें क्वेश्चन है कि कोलेजन प्रोटीन में उम्र से जुड़े बदलाव अक्सर इस तरह से होते हैं। तो किस तरह से होते हैं दोस्तों?
ये होते हैं डिक्रीसेस डिफ्यूजन, जिसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन में कमी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, जिसमें प्रश्न है कि कौन सी विधि जीवाश्मों की वास्तविक आयु बताती है। तो इनमें से कौन सी विधि, सापेक्ष आयु निर्धारण, स्तर विज्ञान, रेडियोमेट्रिक डेटिंग या फिर आकारिकी। तो इसमें क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। जो कार्बन डेटिंग के माध्यम से हम इसकी पहचान करते हैं। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, जिसमें क्लीवेज प्लेन्स किससे प्रभावित होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो ये किससे प्रभावित होते हैं, ये प्रभावित किससे होते हैं भाई, ये जो प्रभावित होते हैं ये साइटोप्लाज्मिक कारक से होते हैं या तापमान। तो तापमान होगा नहीं, निषेचन इसमें भी नहीं होगा और पीएच नहीं होगा, इसमें साइटोप्लाज्मिक कारक इंक्लूड होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 का ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 और 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्पेटोजेनेसिस में कौन सी कोशिकाएं विकसित हो रही हैं जो इस स्पेंडमेट्स को पोषण देती हैं। तो ये पोषण जो देती हैं ये स्टोली कोशिकाएं हैं, स्टोरली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 26, जिसमें है कि मेढक में क्लीवेज का पैटर्न होता है, क्लीवेज पैटर्न इन फ्रॉग इज। तो मेढक में क्लीवेज का जो पैटर्न होता है वो कैसा होता है, क्या स्पाइरल और निर्धारित होता है। तो इसमें स्पाइरल और निर्धारित नहीं होगा, रेडियल और इंटरमीडिएट होता है, यानी कि रेडियल और अनिर्धारित। ऑप्शन बी इसमें राइट उत्तर हो जाएगा 26 नंबर प्रश्न में, क्योंकि मेढक के अंडे में क्लीवेज का पैटर्न जो होता है वो रेडियल होता है और ये होलोब्लास्टिक होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, इसमें क्वेश्चन है कि सह विकास में प्रजातियां किस पर दबाव डालती हैं। तो ये दबाव किस पर डालती हैं भाई, ये दबाव डालती हैं सिलेक्शन प्रेशर ऑन ईच अदर, यानी एक दूसरे के चयन के दबाव पर, जिसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 28, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जिसमें पूछा गया है कि उभयचरों में अंग के रीजनरेशन में किस प्रकार का रीजनरेशन देखा गया है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है मार्फोलैक्सिस, बी ऑप्शन दिया गया एपीमॉर्फोसिस और सी दिया गया फ्रेगमेंटेशन और डी है वर्डिंग। तो 28 नंबर प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एपोमॉर्फोसिस, क्योंकि उभयचर में जैसे कि सैलामेंडर ये अंगों का पुनर्जनन सम्मिलित है, तो एपोमॉर्फोसिस प्रक्रिया द्वारा ये होता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 29, जिसमें पूछा गया इनमें से कौन सा जीव रीजनरेशन की सबसे ज्यादा क्षमता दिखाता है। तो रीजनरेशन की सबसे ज्यादा जो क्षमता दिखाता है वो है हाइड्रा, याद रखेंगे। सबसे ज्यादा रीजनरेशन प्रक्रिया को जो दिखाता है वो हाइड्रा है, ऑप्शन बी राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कीड़ों में कायांतरण को बढ़ावा देने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो जो जिम्मेदार हार्मोन है वो कौन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो आप सभी लोग याद रखेंगे कीड़ों में कायांतरण को बढ़ावा देने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है वो है एक्टाइसोन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें प्रश्न है कि किस प्रकार के कायांतरण में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क की अवस्थियां शामिल होती हैं, अधूरा, पूरा, धीरे या मध्यवर्ती। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें कंप्लीट होता है, पूरा होता है। ठीक है। तो पूरा कायांतरण किस प्रकार के कायांतरण में, तो पूरा कायांतरण में अंडे, लार्वा, प्यूपा और वयस्क की अवस्थाएं सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 32 और 32 नंबर प्रश्न में क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर प्रतिगामी कायांतरण दिखाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, क्या क्वेश्चन है कि कौन सा जानवर प्रतिगामी कायांतरण दिखाता है, विच एनिमल एक्साइबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसमें फ्रॉग है, हार्डमानिया है, तितली है और मच्छर। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हार्डमानिया, ये जो है प्रतिगामी कायांतरण दिखाता है हार्डमानिया। प्रश्न नंबर 33, जिसमें पूछा गया प्रश्न कि पूर्ण कायांतरण को कहा जाता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस इज आल्सो कॉल्ड एज। तो इसको क्या कहते हैं, इसको होलो मेटाबोलस कहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण कायांतरण को क्या कहते हैं, होलो मेटाबोलस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 34 नंबर क्वेश्चन, जिसमें प्रश्न है कि कौन सा अपरपक कीड़ा लार्वा से
किसमें बदलता है, एडली में बदलता है, तो उसे क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। आंसर हो जाएगा यानी कायांतरण, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न में राइट उत्तर। 35 नंबर प्रश्न जिसमें है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था। 35 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रपोज्ड बाई, क्या लैमार्क ने दिया था प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 36, इसमें लैमार्किज्म कैन नॉट एक्सप्लेन, लैमार्कवाद यह नहीं समझा सकता। तो लैमार्कवाद क्या नहीं समझा सकता भाई, इसमें एक जलीय पक्षियों में जालीदार पैर, ये लैमार्कवाद का सिद्धांत के अनुसार आता है। लेकिन एक पहलवान के बेटे में कमजोर मांसपेशियां, ये किसके अंतर्गत नहीं आता है, ये लैमार्कवाद के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। बाकी सांपों का लंबा पतला और बिना अंग वाला शरीर, हेट्रोफिली, ये सभी लैमार्कवाद के द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझ सकते। तो इसमें बी आंसर आपका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 37 जिनमें जेनेटिक ड्राफ्ट पूछा गया है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेनेटिक ड्राफ्ट जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम बदलाव है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। 38 नंबर प्रश्न जिसमें है कि विकास में आइसोलेशन की भूमिका है, प्रजातियों का विभेदीकरण, प्रजातियों का रख रखाव, प्रजातियों का विकास या प्रजातियों का विनाश। तो इसमें क्या सम्मिलित है, इसमें है प्रजातियों का विभेदीकरण। विकास के आइसोलेशन में प्रजातियों का विभेदीकरण सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 39 जिसमें है विकासवादी सफलता के लिए म्यूटेशन में होना चाहिए। तो विकासवादी सफलता की बात हो रही है, तो इसमें दोस्तों म्यूटेशन में क्या होना चाहिए, तो इसमें जर्मप्लाज्म डीएनए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जर्मप्लाज्म डीएनए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 40 जिसमें है फॉसिल यानी कि जीवाश्म क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में संरक्षित जानवर, क्या ये जीवाश्म है, तो भाई प्रयोगशाला में संरक्षित जानवर ये जीवाश्म नहीं है। अतीत का मृत जानवर, तो अतीत का मृत जानवर भी नहीं है। अतीत का जैविक अवशेष, ये संबंधित किससे है, तो ये संबंधित है भाई जीवाश्म से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 40 नंबर में ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 41 जिसमें मनुष्य में प्लेसेंटा होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, द प्लेसेंटा इन मैन इज, तो मनुष्य में प्लेसेंटा कैसा होता है, ये हीमोकोरियल होता है, क्या हीमोकोरियल होता है या फिर एपिथियोलियोकोरियल, तो इसमें ये एपिथियोलियल होगा नहीं, इसमें हीमोकोरियल होगा। मनुष्य में जो प्लेसेंटा होता है वो हीमोकोरियल होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 42 और इसमें पूछा गया कि भ्रूण झिल्लियों वाला विकसित स्तनधारी भ्रूण इसके लिए तैयार होता है, तो इसके लिए जो तैयार होता है वो जर्दी थैली का निर्माण होना, या ऑप्शन नंबर बी जिसमें दिया गया है कि मादा में भ्रूण का प्रतिधारण। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 42 नंबर में आंसर बी आपका सही उत्तर था। प्रश्न नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया माफ कीजिएगा, निषेचन के बाद स्तनधारी अंडे की कौन सी झिल्ली गायब हो जाती है। तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद में जो गायब हो जाती है वो कोरोना रेडिएटा, ये गायब हो जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 44 और इस प्रश्न में है कि स्तनधारी भ्रूण में मीसोडर्म की स्पेलिंग क्लिनिक परत है, तो ये जो परत है वो कौन सी है, तो इसमें आपका बी आंसर सही हो जाएगा, एक्टोडर्म के संपर्क में रहती है। स्तनधारी भ्रूण में मेसोडर्म की स्प्लेन क्लिनिक परत जो होती है वो एंडोडर्म के संपर्क में रहती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 44 नंबर प्रश्न का आंसर। प्रश्न नंबर 45 इसमें है कि स्तनधारी अंडों में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया द्वारा होता है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों स्तनधारी अंडों में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, डिलीमिनेशन होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 में ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 46 जिसमें है कि नव डार्विनवाद का मानना है कि नई प्रजातियां किसके माध्यम से विकसित होती हैं, तो ये जो विकसित होती हैं ये किसके माध्यम से, तो ये दोस्तों विकसित होती हैं म्यूटेशन विथ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नवडार्विनवाद उत्परिवर्तन और प्राकृतिक चयन के संयुक्त प्रभाव को विकास के आधार पर मानता है। इसीलिए आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 46 नंबर प्रश्न में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 47 जिसमें क्वेश्चन है कि
सिमेट्रिक स्पेसीज, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी में एक जैसे होते हैं लेकिन रिप्रोडक्टिवली अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? इनको क्या कहा जाता है भाई? इनको कहते हैं सिबलिंग स्पेसीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 48 जिसमें है कि किसी स्पेसीज के लोगों के लोकल या जियोग्राफिकल ग्रुप को क्या कहते हैं? तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है भाई? इस ग्रुप को कहा जाता है मेडिटेरियन पॉपुलेशन, बी है जियोग्राफिक पॉपुलेशन, डीमस, ये सभी। तो ये सभी नाम किसके हैं? जियोग्राफिकल ग्रुप को मेडिलियन पॉपुलेशन भी कहते हैं, जियोग्राफिक पॉपुलेशन भी कहते हैं और डीमस भी कहते हैं। तो 48 नंबर में ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। 49 नंबर क्वेश्चन जिसमें है कि उम्र बढ़ने की फ्री रेडियल थ्योरी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं वो है ऑक्सीडेटिव रेडिकल्स के डीएनए को नुकसान। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 50 जिसमें है रीजनरेशन इज अ फॉर्म ऑफ विच टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन किस प्रकार के प्रजनन का एक उदाहरण है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का उदाहरण है, यानी कि अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 51 निम्नलिखित में से जीवन की उत्पत्ति समय वातावरण कौन सी गैस नहीं थी? तो जीवन की उत्पत्ति के समय में वातावरण में जो गैस नहीं थी वो ऑक्सीजन नहीं थी और ओजोन। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 52 जिसमें घोड़े का सबसे प्रारंभिक पूर्वज था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो घोड़े का जो सबसे प्रारंभिक पूर्वज था वो था इहोहिपस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट उत्तर। मैंने इस टाइप के सभी प्रश्न आपको सॉल्व करा रखे थे। प्रश्न नंबर 53 जिसमें किस घोड़े में 3 उंगलियां थी? तो जिस घोड़े में 3 उंगलियां थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मीसोहिपस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 54 जिसमें है कि आधुनिक घोड़ा किस वंश से संबंधित है? तो आधुनिक घोड़ा जो संबंधित है वो इकस से संबंधित है, इकस वंश से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 55 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है कि अनुकूली विकरण किस कारण से होता है? तो अनुकूली विकरण जो होता है ये विभिन्न पारिस्थितिकी स्थानों की उपलब्धता में होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। 56 नंबर क्वेश्चन जिसमें डार्विन ने फिच चिड़ियों में किसमें विविधता पाई जाती है? डार्विन की फिच चिड़ियों में किसमें विविधता पाई जाती है? पंख में, पूंछ में, चोंच या आकार और बनावट में या फिर पैर में? तो ये जो विभिन्नता पाई जाती है ये चोंच का आकार और बनावट में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 57 जिसमें है कि माफ कीजिएगा अनुवांशिक संतुलन किससे प्रभावित होता है? तो अनुवांशिक संतुलन जो प्रभावित होता है ये उत्परिवर्तन से भी होता है, प्रवासन से और अनुवांशिक बहाव, इस सबसे प्रभावित होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 58 जिसमें हार्डी वाइनबर्ग सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हार्डी वाइनबर्ग जो सिद्धांत है ये संबंधित किससे है भाई? तो ये जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी से संबंधित है। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर आपका 59 जिसमें एलील आवृत्ति का अर्थ पूछा गया है। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। तो एलील आवृत्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जनसंख्या में किसी एलील की आवृत्ति को जानना, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 60 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलील आवृत्ति किससे प्रभावित होती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो एलील आवृत्ति ये जो प्रभावित होती है ये एलील की आवृत्ति उत्परिवर्तन, चयन और प्रवासन जैसे कारकों से प्रभावित होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा ये सभी आपका राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 61 जिसमें कि कौन सी प्रक्रिया स्मेरटिडस को स्पर्मेटोजोआ शुक्राणु में बदलती है? तो ये जो बदलती है उसका नाम है स्मेटोजेनेसिस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 20 प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 62 और 62 नंबर क्वेश्चन है स्पर्मेटोजेनेसिस में सेल स्टेजेस का सही क्रम क्या है? तो इसका जो सही क्रम था वो पूछा गया है। तो इसका जो सही क्रम है दोस्तों वो है आपका स्पर्मेटोगोनिया, उसके बाद में है स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटोजोआ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट उत्तर। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 63
जिसमें प्रश्न है कि ओवम में घुसने के लिए एंजाइम वाला एक्रोसोम स्पर्मेटिड के किस ऑर्गेनल से बनता है? तो ये बनता है किससे? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से बनता है। किससे बनता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट उत्तर। प्रश्न नंबर 64 जिसमें है कि रोल ऑफ प्लेसेंटा इज टू, प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा का जो कार्य है वो है विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। इस प्रकार के मैंने प्रश्न को सॉल्व करा रखा था, जिन्होंने हमारा मॉडल पेपर देखा होगा उनको उनका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 65 जिसमें है मेगले शीथल अंडे इसमें पाए जाते हैं? तो मेढक में, स्तनधारी, पक्षी या फिर काकरोच? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका बर्ड्स। ठीक है, ये पक्षी में पाए जाते हैं, बर्ड्स में। पक्षियों पक्षियों के अंडे में जर्दी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए इन्हें मेगा लेसिथल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेगा लेसिथल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 66 जिसमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली दो फॉर्मेटिव मूवमेंट इनमें से कौन सी है? तो गैस्ट्रुलेशन की बात हो रही है, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान होने वाली दो फॉर्मेटिव मूवमेंट जो है उसमें सम्मिलित क्या है भाई? इसमें सम्मिलित है आपका एपी बॉली और एमपी बॉली। आंसर हो जाएगा एपी बॉली और एमबी बॉली। बी आंसर इसमें करेक्ट उत्तर है 66 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 67 जिसमें है समरूप अंग में होते हैं। चलिए बताने का प्रयास कीजिएगा। होमोलोगस ऑर्गन है, तो होमोलोगस ऑर्गन के पास क्या होता है भाई? इसके पास सेम ओरिएंट होता है, सेम ओरिजिन बट डिफरेंट फंक्शंस, यानी समान उत्पत्ति लेकिन अलग कार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 68 और 68 नंबर क्वेश्चन में था कि स्पर्म सेल में लाइसोसोम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो इसमें लाइसोसोम जो पाए जाते हैं वो मिड पीस में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मिड पीस में पाए जाते हैं लाइसोसोम। आंसर हो जाएगा स्पर्म सेल में लाइसोसोम मिड पीस में पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 69 और 69 नंबर क्वेश्चन में मेरोब्लास्टिक क्लीवेज विभाजन है, ये पूछा गया है। तो ये जो विभाजन है ये पार्शियल होता है, ये हॉरिजॉन्टल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पार्शियल। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज का विभाजन पार्शियल होता है। प्रश्न नंबर 70 जिसमें है फाइलोजेनी है, फाइलोजेनी इनमें से है, तो फाइलोजेनी एवोल्यूशनरी इतिहास है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको फाइलोजेनी कहते हैं। प्रश्न नंबर 71 जिसमें लैमार्क का विकासवाद का सिद्धांत क्या कहलाता है? तो लैमार्क का विकासवाद सिद्धांत जो है ये क्या कहलाता है? ये अर्जित लक्षणों की वंशानुगति कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर कॉल्ड लैमार्किज्म थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 72 जिसमें क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन ओवरियन फॉलिकल्स के विकास को उत्तेजित करता है? तो ये जो उत्तेजित करता है ये है हार्मोन, इसका नाम है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आंसर हो जाएगा 72 नंबर में ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 73 जिसमें है क्वेश्चन नंबर 73 जिसमें को एसरवेटस हैं, तो को एसरवेटस इनमें से कौन सा है? तो को एसरवेटस जो है उसमें कोलाइड्स सस्पेंशन सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 74 मेसोडर्म से क्या बनता है? मेसोडर्म से बनता क्या है? तो मेसोडर्म से हार्ट और नोट कार्ड बनता है। ठीक है, जिसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट उत्तर। 74 में ऑप्शन ए आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 75 जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ओपेरियन द्वारा दी गई थ्योरी के पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में क्या था? तो पृथ्वी के शुरुआती वातावरण में सम्मिलित था वो H3 था, CH4, H2 और H2O, इसमें ऑक्सीजन नहीं सम्मिलित था। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 75 नंबर का ऑप्शन सी सही उत्तर है। भाई साहब इस प्रश्न पत्र में टोटल 75 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। किसी भी क्वेश्चन पे आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मेरे हिसाब से जो एग्जैक्ट आंसर की थी वो मैंने 100% देने का प्रयास किया है। 2, 4, 5 क्वेश्चंस इसमें सस्पेंस भी हो सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ 2 से 4 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके आंसर यूनिवर्सिटी पर डिपेंड हो सकता है, यूनिवर्सिटी कुछ और माने, क्योंकि पूरक प्रश्न इसमें होते भी हैं। ठीक है, पूरक प्रश्न का मतलब ये होता है कि यूनिवर्सिटी में कोई पूर्णांक को प्राप्त ना कर पाए, इसके माध्यम से जो है पूरक प्रश्न डाले जाते हैं पेपर में। अब
नेक्स्ट जो आपका पेपर है, पेपर सेकंड, उसके लिए अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डीडी यूनिवर्सिटी का पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, जो सेकंड पेपर है। ठीक है, वहां पर पेपर हो चुका है, उसको मैं अभी सॉल्व कराने वाला हूँ। तो वो प्रश्न पत्र आप सभी लोग देख लीजिएगा, चौधरी चरण सिंह मेरिट विश्वविद्यालय वाले स्टूडेंट, और जिनका पेपर नहीं हुआ भाई अदर विश्वविद्यालय से हैं, सभी लोग हमारे इस क्वेश्चन पेपर को, जितने भी मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियोस, उनको आप देखेंगे तो आप सबका एग्जाम अच्छा जाएगा, ये बात आप विश्वास रखेंगे। ठीक है, जिनको पीडीएफ चाहिए उनके लिए बता दूं, आप टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर अभी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हर सेमेस्टर में इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।